हे गाइस, सीबीएसई प्रेस के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज किया कि सर क्लास 11th भी पढ़ाइए, सो दैट इज़ व्हाई आई एम हियर। सो आई विल टीच सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री इन सच अ वे दैट यू गाइस विल नेल इन द एग्जाम। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस 11th क्लास जैसा कि हमको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होती है, क्योंकि इसी के बेस पे आप जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट वगैरह सब देते हैं, ठीक है। और यही आपका जो है बेस आपका मजबूत करता है क्लास 12th के लिए। तो क्लास 11th हमको पता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों का तो नहीं पता लेकिन केवीज में ऐसा होता है कि 11th क्लास को पास करना काफ़ी मुश्किल माना जाता है। मतलब आधे बच्चे फेल हो जाते हैं, जितनी टोटल स्ट्रेंथ होती है उसके आधे बच्चे हमारे मतलब केवी केंद्रीय विद्यालय जो होते हैं उनमें फेल हो जाते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो इस पे थोड़ा अटेंशन अपना दीजिएगा, ठीक है। गाइस जैसे ही आप लोग एनसीईआरटी ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें ऊपर कुछ पढ़ने लायक नहीं है, और ये जो डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री है इसमें आपको केमिस्ट्री की ब्रीफ हिस्ट्री बताएंगे कि कैसे केमिस्ट्री हमारी आज के मॉडर्न एरा में आई। मतलब पहले तो ऐसा नहीं था कि सबको पता था कि एटम ऐसा होता है, तो इसी के बारे में कि कैसे लोगों को पता चला कि एटम नाम की भी चीज़ होती है, कैसे रिएक्शंस होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया। और इसमें यह भी बताया गया कि इंडिया का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है केमिस्ट्री के फील्ड में, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप लोग देखें तो उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। आप सभी को इंपॉर्टेंस तो पता ही होगी केमिस्ट्री की क्या होती है, ठीक है। तो क्या होता है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में, आपको सब पता है। और जैसे कि अगर आप लोग अपने आसपास देखें तो हर एक चीज़ केमिस्ट्री से ही बनी है। आपका बेकिंग सोडा से लेके आपके टायर तक गाड़ियों के, और आपका जो आपके पाउडर होते हैं, आपका जो साबुन होता है, वो सब केमिस्ट्री की ही देन है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेचर ऑफ मैटर। तो मैटर आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा आई गेस। तो मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब जिसके पास मास हो और उसके पास स्पेस भी, मतलब स्पेस भी ऑक्यूपाई करता हो, उसको मैटर कहते हैं। ये काफी सिंपल सी डेफिनेशन होती है मैटर की। तो बेसिकली मैटर जो होते हैं वो 5 तरह के होते हैं, लेकिन आपके जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो 3 तरह के दिया हुआ है। 5 तरह के कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो इन 5 तरह के मतलब मैटर्स में बेसिकली सॉलिड, लिक्विड, गैस और आपका प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट आता है। तो जो आखिर के 2 बोले हैं वो तो आपके अभी सिलेबस में है नहीं, तो उसको रहने देते हैं, और सॉलिड और लिक्विड गैस पे फोकस करते हैं। तो सॉलिड आपको पता है सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। इसका डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप होता है, और डेफिनेट मास होता है। वैसे मास तो सबका डेफिनेट होता है, तो सिर्फ हम लोग वॉल्यूम और शेप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सॉलिड का क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप, ठीक है। उसका लिक्विड का क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम पर इसके पास डेफिनेट शेप नहीं होता है, क्योंकि आप जिस कंटेनर में इसको रखोगे ये उस कंटेनर का आपका शेप ले लेगा। अगर आप सिलेंडर वाले कंटेनर में रखोगे तो सिलेंडर का शेप ले लेगा, अगर आप क्यूब वाले सिलेंडर में रखोगे तो क्यूब का शेप ले लेगा, ठीक है। तो इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। अगर हम लोग बात करें गैस की, अगर हम लोग बात करें गैस की, तो गैस क्या करता है। गैस देखो उसके पास ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है और शेप भी डेफिनेट नहीं होता है, क्योंकि वॉल्यूम उतना ही होगा जैसे आपने गुब्बारा फुलाया है ना, तो गुब्बारे जितना ज़्यादा फूलेगा उतना ज़्यादा उसका वॉल्यूम होगा। लेकिन अगर आप उसको चाहें तो कंप्रेस भी कर सकते हैं, जैसे पिस्टन लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका डेफिनेट वॉल्यूम नहीं हुआ, और डेफिनेट शेप भी कैसे होगा, क्योंकि जिस कंटेनर में आप उस गैस को रखोगे वो उसी कंटेनर का तो हो जाएगा। मतलब जैसे अगर ऑक्सीजन सिलेंडर में देखें तो ऑक्सीजन सिलेंडर का एक शेप ले लेती है, अगर उसी ऑक्सीजन को आप किसी क्यूब वाले कंटेनर में रखें तो वो उस कंटेनर का शेप ले लेगी, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक मतलब अंतर और भी होता है, वो होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस का। तो क्या होता है, सॉलिड में इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो बहुत ही कम होता है, और इसमें थोड़ा लूज होता है और इसमें बहुत ज़्यादा लूज होता है, ठीक है। तो ये बात है। अच्छा, सॉलिड को अगर हम लोग क्या करें, हीट करें तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड को अगर हीट करें तो गैस में चेंज हो जाता है। लेकिन ऐसा कई केस होते हैं जहां पे सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज होता है या गैस डायरेक्टली सॉलिड में, ठीक है। ऐसे कौन से केस होते हैं, ये सॉलिड से गैस में अगर आपको डायरेक्टली चेंज देखना है तो आप कैम्फर देख सकते हैं, जिसको हम लोग कपूर भी कहते हैं। तो कैम्फर में क्या होता है, आप उसको जलाते हैं तो डायरेक्ट सॉलिड से वो गैस में बदल जाता है। तो अब हम लोग आते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में क्या होता है। देखो मैटर तो होता है, लेकिन आप जानते हैं हर चीज़ की कुछ मतलब उसमें भी कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ 2-3 तरह के चीज़ें होती हैं। तो ऐसे मैटर के केस में भी है।
मैटर में मैं चाहूँगा आप लोग फ्लो चार्ट के थ्रू थोड़ा समझे, इसीलिए फ्लो चार्ट मैंने आपके सामने रखा हुआ है। तो मैटर बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक मिक्सचर और एक प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस आप लोग इतना अब जानते ही होंगे कि मिक्सचर क्या होता है और प्योर सब्सटेंस होता है, जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ें टाइप की मिली होती हैं तो उनको हम लोग मिक्सचर कहते हैं। और जिसमें मतलब सिर्फ एक तरह का होता है, जैसे कि अपना मेटल हो गया या फिर कोई भी वाटर, प्योर, ये सब प्योर में आते हैं, ठीक है। अब इनमें भी दो तरह की क्लासिफिकेशंस हैं, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, इनको आप देखिए। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। सबसे पहले मिक्सचर्स की बात करते हैं। तो होमोजीनियस क्या होता है, अगर आप देखें तो होमोजीनियस होता है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि अगर हम लोग पानी में नमक को मिला देते हैं तो वो मतलब पूरी तरह घुल जाता है और एक ही स्टेट में आ जाता है। तो उसमें आप लोग नमक कौन सा है और पानी कौन सा है ये आप डिफाइन नहीं कर सकते, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस। ऐसे और भी एग्जांपल है, जैसे दूध में पानी को मिला देना, तो आप लोग ये नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कहाँ पे पानी है और कहाँ पे दूध है, क्योंकि आप उन दोनों को अलग ही नहीं कर सकते हैं। पर हेट्रोजीनियस के केस में क्या होता है, हेट्रोजीनियस के केस में होता है कि अगर जैसे आपने पानी में अगर आपने ग्रेवल यानी कि कंकड़ या फिर पत्थर मिला दिए, तो आप उसको आसानी से देख सकते हैं कि वो अलग हो सकते हैं या अलग आप उसको कर सकते हैं अगर चाहें तो। अगर और एग्जांपल देखें हम लोग, तो हेट्रोजीनियस के और एग्जांपल्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे आपने ऑयल में वाटर मिला दिया या वाटर में ऑयल मिला दिया, तो आप जानते होंगे कि वो दोनों मिक्स नहीं होते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो वो हेट्रोजीनियस के केस में आता है। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं प्योर सब्सटेंस पे। तो प्योर सब्सटेंस में भी दो तरह की कैटेगरीज होती हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। अब कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, तो पहला होता है एलिमेंट्स, दूसरा होता है कंपाउंड। अब एलिमेंट्स क्या होता है, जिसमें सेम तरह के आपके एटम्स होते हैं। जो एटम्स होते हैं वो आपके होते हैं सेम तरह के। पर कंपाउंड में क्या होता है, आपके एक से ज्यादा तरह के एटम्स होते हैं। जैसे कि अगर एलिमेंट्स की बात की जाए तो आपके मेटल जो होते हैं, अगर वो प्योर हैं, अगर वो एलॉय नहीं है, तो वो आपके प्योर प्योर मतलब सब्सटेंस में आते हैं, क्योंकि उसमें एक ही तरह के एलिमेंट होते हैं, है ना। तो ये होते हैं हम लोग क्या, प्योर। प्योर में भी कौन से एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, अगर आप कहेंगे कंपाउंड के, आप मतलब हमको बताओ एग्जांपल, तो कंपाउंड में कौन कौन से आते हैं, जैसे H2O हुआ, उसमें क्या होता है, आपके हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। तो ये दो तरह के डिफरेंट आपके क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, ठीक है। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं किस पे। अब अगर आप लोग देखें तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स, ठीक है। तो इसमें आपको बेसिकली फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें अगर आपको मैं बताऊं तो लिख के बताना पड़ेगा आपको। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है अपनी, उसको हम लोग ऑब्जर्व या मेजर कर सकते हैं बिना उसके आइडेंटिटी को चेंज किए। इसका क्या मतलब है, जैसे अगर आपके सामने एक वुड रखा हुआ है, वुड का एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो आप उसको देख के ये बता सकते हैं कि मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आप उसको देख के या उसको ऑब्जर्व करके बता सकते हैं, बिना उसकी आइडेंटिटी या फिर मतलब उसको किसी और मटेरियल में चेंज किए बिना। जैसे उसका आप कलर उसको देख के बता सकते हैं, उसकी डेंसिटी उसको बिना चेंज किए बता सकते हैं, उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आप बता सकते हैं उसको बिना चेंज किए, ठीक है। अब उसके मतलब उसका अपोजिट अगर आप माने तो केमिकल प्रॉपर्टी होती है। इसमें क्या होता है, आपको उसको मतलब किसी एक केमिकल रिएक्शन से उसको मतलब उसको एक किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू गुजारना पड़ेगा एक स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टी को देखने के लिए। जैसे कि अगर आपको फ्लेमेबिलिटी देखनी है तो आपको उसको जलाना पड़ेगा, हीट ऑफ कंबशन देखना है तो उसको तब भी जलाना पड़ेगा। ऐसे आपको उसको एसिडिटी या बेसिक नेचर देखना है तो भी आपको कई रिएक्शंस करानी पड़ सकती हैं, ठीक है। तो अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं। तो अब अगर हम लोग देखें तो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो इसमें क्या है, आपको कुछ सिस्टम वगैरह दिए हुए हैं, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही पूछे जाते हैं, तो इसको पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। एसआई यूनिट्स आप जानते हैं, एसआई यूनिट्स होते हैं कि इंटरनेशनली ये कंसिडर किए जाते हैं। तो कुछ आपको एसआई यूनिट्स में बता देता हूँ। एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, एक स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं, मतलब जो इंटरनेशनली, तो एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, हम लोग के इंटरनेशनली कंसिडर किए जाते हैं। तो कुछ आपको मैं बता देता हूँ, जैसे लेंथ के लिए आपको क्या बोला जाता है, मैं इसको लिख के बड़ा बड़ा बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो आपका जो लेंथ है उसके लिए क्या होता है आपका यूनिट, मीटर, ठीक है। लेंथ के लिए क्या होता है, मीटर। फिर मास के लिए आपका होता है किलोग्राम। अगर आप अपना एनसीईआरटी खोलें तो आपको पता चलेगा मास के लिए क्या होता है, किलोग्राम, ठीक है। और टाइम के लिए क्या होता है, टाइम के लिए होता है सेकेंड्स, ठीक है, सेकेंड। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट के लिए आपका एम्पियर होता है। फिर थर्मोडायनेमिक
टेम्परेचर के लिए आपका केल्विन होता है। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है कितने का, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है आपका मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडल। ठीक है, तो आपके कुछ जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी आप पढ़ेंगे आगे, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर भी आप आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़ेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे फर्दर मूव करते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं, आपको ये सब दिख जाएंगे। ठीक है, ये सब। अब हम लोग फर्दर मूव कर, अब इसके बाद हम लोगों को कुछ प्रीफिक्स दिए हैं एसआई सिस्टम में, तो ये सब आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, इसमें कोई बताने लायक नहीं है। अब आता है हम लोगों को क्या, मास और वेट। तो आपको पता है मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, मतलब कितना उसमें मैटर प्रेजेंट है। और मैटर, तो मैटर क्या होता है आप जानते हैं, मैटर हम लोग, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये होता है। अब वेट क्या होता है, वेट असल में आपका वेट जो है वो ग्रेविटी की वजह से आता है। मतलब आप जानते होंगे कि वेट इज इक्वल्स टू mg होता है ना, ये फिजिक्स में आप पढ़ चुके हैं, यानी मास इनटू ग्रेविटी। तो जो ग्रेविटी अलग से लगती है उसकी वजह से जो मास है वो वेट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर आपका यहाँ पे 60 किलो अगर वजन है यहाँ अपने पृथ्वी पे या अर्थ पे, तो मून पे आप जाएंगे तो आपका 30 या मतलब 15 आपका हो जाएगा। ठीक है, वजन। तो इसीलिए आपका जो है वेट जो है वो वेरी करता है, वेट जो है आपका वो वेरी करता है, और जो मास है वो आपका हमेशा कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द यूनिवर्स। मतलब आप किसी भी यूनिवर्स में कहीं भी चले जाएं, आपका वेट जो है आप मतलब जो आपका मास जो है वो उतना ही रहता है, और वेट जो है वो ग्रेविटी के हिसाब से चेंज हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम पर, वॉल्यूम तो आप लोग जानते ही होंगे कि वॉल्यूम क्या होता है, तो उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग आते हैं डेंसिटी पे। तो डेंसिटी आप लोग जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी आपकी मास अपॉन वॉल्यूम हुई, और एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गई एसआई यूनिट। ठीक है, इसको आप एक और यूनिट होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं किस पे, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर का देखो एसआई यूनिट जो होता है वो असल में केल्विन होता है। ठीक है, और ये जो डिग्री सेल्सियस वगैरह होते हैं और जो फ़ारेनहाइट होता है ये आपका मतलब स्टैंडर्ड नहीं माना जाता है। हम लोग भले डिग्री सेल्सियस को ज़्यादा जानते हैं पर केल्विन इज़ मोर स्टैंडर्ड। ठीक है, तो आपको पता तो होगा ही कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस और मतलब जो आपका केल्विन है उसमें क्या आपका रिलेशन होता है, तो मैं वो लिख देता हूँ। तो ये आपका फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में आपका रिलेशन है, और ये जो केल्विन और डिग्री सेल्सियस में आपका रिलेशन है। अब आप क्या करना, अगर आपको केल्विन और फ़ारेनहाइट में चाहिए तो आप इसको डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट के टर्म्स में लिख सकते हो, और आप अपना कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट अगर मूव करें तो कुछ ऐसे ही मतलब इतने इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं आती हैं, तो आपको मैं अब क्या, हाँ, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, ये आपका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा किसमें, मोल कंसेप्ट और इन सब चैप्टर्स में। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो फॉर एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो इसी को ले लेते हैं। जैसे 5.6 इंटू 10⁵ इंटू 6.9 इंटू 10⁸ लिखा हुआ है, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो ये आई थिंक आप लोग 10th पास अगर करके आए हैं तो आप लोगों को ये पता होगा कि इसको तो एज इट इज़ आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, इसका कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, पर ये जो 10 की पावर्स हैं इनको आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, अगर पॉजिटिव पावर्स, अगर नेगेटिव होंगी तो आपको माइनस कर देना है, ये इतना सिंपल है। ठीक है, तो पावर्स आई थिंक आपको पता होगी, तो ये सब ऐसे होता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आता होगा आई गेस। सिग्निफिकेंट फिगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, तो इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इस पे एक या दो क्वेश्चन, एक या दो नंबर का क्वेश्चन आपका बोर्ड्स में भी आता है और जेईई मेंस में भी आता है। ठीक है, तो इस पे ध्यान दीजिए। तो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स। ठीक है, जिनका कोई मतलब होता है या जो जिनकी सर्टेनिटी रहती है, मतलब उनका होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू दैट वैल्यू ऑफ सम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला हम लोगों का अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है, अगर आप इसमें देखें कि सिग्निफिकेंट वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इसमें लिखा है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यानी कि जैसे आपका 0.25 लिखा हुआ है, तो यानी कि ये दोनों नॉन ज़ीरो है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर।
अब इसके बाद आते हैं हम लोग किस पे, सेकेंड पॉइंट पे। तो सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है, जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। तो इसका क्या मतलब है, जैसे आपका अगर लिखा है 0.003, ठीक है, तो इसमें आपसे पूछेंगे कि कितना कौन कौन सा सिग्निफिकेंट फिगर है या कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो अगर आपके नॉन जीरो, जो फर्स्ट नॉन जीरो है, 0 0 लगातार आ रहा है और उसके बाद जो फर्स्ट नॉन जीरो आया तो उसके पहले के जितने भी जीरोज हैं वो आपके इनसिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे, और जो आपका नॉन जीरो है वही सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें कितने हो जाएंगे आपके, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, अब आप अगर सोचेंगे, कहेंगे कि अच्छा सर ये बताइए कि 2.005 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दो सिग्निफिकेंट फिगर, आपको पता है 2 भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है और 5 भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर इन दोनों के बीच में जीरोज आते हैं तो वो भी एक सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1 2 3 और 4, तो 4 हो गए, ठीक है। तो अभी हम लोग ने बात कर ली कि पहले की, मतलब पहले अगर जीरो आ रहे हैं तो क्या होता है। अब अगर हम लोग बात करें कि बाद की, तो बाद में अगर कोई जीरो आता है तो वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है, ठीक है। तो इसमें कितने हो जाएंगे टोटल, 3, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब नेक्स्ट अगर देखा जाए तो आप इसके कुछ एग्जाम्पल्स और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना उनको आप देख के कर लीजिएगा, मतलब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएंगे और उनको अटेम्प्ट करिए, और उसके बाद आप अगर आंसर देखेंगे और अगर आपका आंसर गलत आ रहा है तो आप ये चेक करिए कि आपका आंसर गलत क्यों आ रहा है, आपने कौन सा पॉइंट मिस किया है, ठीक है। और अगर आंसर सही आ रहा है तो आप आगे फर्दर मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगर देखें तो अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप दो सिग्निफिकेंट फिगर का करते हैं तो क्या होता है, जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना, जैसे 18 है आपका, है ना, 18.0, इसमें से अगर आप 22.00 माइनस करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो 4.00 आएगा सिर्फ, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो सबसे कम वाला होता है ना उसी को गिना जाता है, क्योंकि उसके आगे का आपकी जो एक्सपेरिमेंट है उसके आगे का गिन ही नहीं सकते, क्योंकि आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो इधर ही तक है, ठीक है। तो अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। और यही केस आपका मल्टीप्लिकेशन वगैरह में भी होता है, मतलब सेम एज इट इज, जैसा एडिशन और सब्सट्रैक्शन में होता है ना वैसा ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 3.5 इंटू 2.76 करते हैं तो जो आपका आंसर आएगा वो आई थिंक 7 या 6.3 डिजिट तक आपका कुछ आंसर आने वाला है, ठीक है। तो उस 3 डिजिट में आपको कितना गिनना है, आपको सिर्फ पॉइंट इधर तक गिनना है, ठीक है, इस डिजिट तक। मान लो अगर 6.736 आ रहा है तो आपको सिर्फ 6.7 तक गिनना है, क्योंकि 3.5 में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आप लोग भी इसमें 2 सिग्निफिकेंट ही ला सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपको डायमेंशनल एनालिसिस बताया हुआ है, वो आपको पता है कि आप इसको फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो वो पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है आपको। मेन अब कुछ लॉज मैं आपको बताने वाला हूँ, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपके बोर्ड में आप ये मान के चलिए कि वो उसका यूज़ पक्के में होने वाला है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो इनको किस नाम से जाना जाता है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में भी आपको 5 से 6 लॉज देखने को मिलते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैं आपको सही बताऊँ तो 11th में हम लोगों को सबसे पहले यही याद हुआ था, मतलब सबसे आसान लॉ होता है, और आप इसको अपने डेली टू डेली लाइफ में किसी ना किसी चीज़ में यूज़ होते हुए देख सकते हैं। आप कई फिल्मों में इन सब का यूज़ होता है, कि मतलब इन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अब इसको मैं बताता हूँ क्या होता है। तो इसमें लिखा है इस लॉ के अकॉर्डिंग कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आपको ये जाना पहचाना भी लग रहा हो कि मास ना तो बनाया जा सकता है और ना उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, बस उनके फॉर्म्स चेंज हो जाते हैं। मतलब केमिकल चेंज भी अगर हो रहा है तो वो एटम का रीअरेंजमेंट हो जाता है और वो किसी और फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब आता है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो ये क्या कहता है, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। तो अगर आप देखें तो इस लॉ का क्या मतलब होता है कि जैसे अगर कोई कंपाउंड है तो उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो उस मतलब सेम प्रोपोर्शन में होंगे। सेम प्रोपोर्शन मतलब जैसे H2O है तो 2 ग्राम अगर आपका H2O है तो 1 ग्राम आपका
ऑक्सीजन यूज हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप समझ सकते हैं। अब इसके बाद आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इसमें क्या होता है, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट्स आर इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। किसका? आपका जो पेरोक्साइड होता है और आपका जो वाटर होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर आपने 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया और उससे आपने 18 ग्राम क्या बना लिया, वाटर। और अगर आपने यही चीज़ 2 ग्राम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 32 ग्राम ले लिया और आपने हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना लिया, तो इन दोनों को अगर आप देखेंगे, इन दोनों को, और इनका रेशियो निकालेंगे तो आपका हमेशा एक सिंपल से होल नंबर में आने वाला है ये रेशियो। जैसे आप अगर डिवाइड करते हैं 16:32 तो आपका 1:2 आएगा, ठीक है। भले वो कितने ही तरह के बना लें, लेकिन इसी रेशियो में ये जो ऑक्सीजन है ये ऐड होने वाला है, ठीक है। तो इस लॉ का ये मतलब है। अब आता है गे ल्यूसिक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम्स, ठीक है। तो 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 इसका स्टेटमेंट क्या होता है, व्हेन गैसेस कंबाइन और आर produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume provided all gases are in the same ratio। इसको आप अगर देखें एक रिएक्शन के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा, एक रिएक्शन के मीडियम से आपको बताऊं अगर, तो H2O को अगर आप बनाएं तो किससे बनाते हैं हम लोग, H2 प्लस O2 से, ठीक है। ये आई गेस आपको अब दिखने लगा होगा, H2O और O2 से, ठीक है। H2 और O2 से हम लोग H2O बनाते हैं। तो इसको हम लोग अगर बैलेंस कर लें तो आई गेस ऐसा होगा, ठीक है। तो अगर आप इसका 50 ग्राम लेते हैं या 50 ml लेते हैं तो ये कितना यूज़ होने वाला है, ये आपका 100 ml यूज़ होने वाला है, ठीक है। और ये कितना यूज़ होने वाला है, ये भी 100 ml यूज़ होने वाला है। समझ में आया? तो ये हमेशा ऐसा करेंगे कब तक, जब तक आपका टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो आपका सेम नहीं रह जाता, ठीक है। तब तक ऐसा ये करेंगे, ऐसा गे ल्यूसिक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम बोलता है, ठीक है। तो अब आता है एवोगैड्रो लॉ। तो इसमें इनने क्या स्टेटमेंट दिया, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर जैसे आपने गैस लिया है H2 और O2, ठीक है। H2 और O2 आपने H2 और O2 अगर आपने गैस लिए हैं कंटेनर में अलग अलग, ठीक है। तो क्या होगा, उनका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मतलब जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स H2 में होंगे, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपके H2 में होंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल O2 में होंगे, प्रोवाइडेड इफ यू प्रोवाइड टेम्परेचर एंड प्रेशर्स आर सेम, ओके। अब हम लोगों का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो होता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसको आपको मतलब एकदम से याद कर लेना होगा, लेकिन ये ज़्यादा कठिन नहीं होता है, ये एकदम बेसिक्स हैं जो कि आपको भी आई थिंक पता होगा। तो हम लोग पहला पोस्टुलेट इनका पढ़ते हैं। तो ये क्या है, मैटर्स कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम्स। ये तो आपको ही पता होगा कि मैटर जो होते हैं वो इंडिविजुअल मतलब जिनको डिवाइड ना किया जा सके, उन एटम से बने होते हैं। तो ये आजकल हर बच्चा जानता है, ठीक है। ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफर इन मास, ठीक है। तो जैसे अगर आपने एक मैटर का टुकड़ा लिया, जैसे कि आपने अगर एक गोल्ड का टुकड़ा लिया, गोल्ड, ठीक है। तो उसके हर एटम जो होगा, जो उसका हर एक एटम होगा, अगर आप निकाल के देखें तो वो उन सब के पास उतने ही इलेक्ट्रॉन, उतने ही प्रोटॉन और उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड और सारी चीजें उतनी ही होंगी जितना दूसरे एटम के पास होंगी। तो यही पोस्टुलेट ये कह रहा है, ठीक है। अब हम लोग अगर थर्ड पढ़ें तो कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। तो जैसे अगर आपके मतलब मॉलिक्यूल या एटम्स हैं, अगर वो एक फिक्स्ड रेशियो में आएंगे तभी आपका जो है एक कंपाउंड बनेगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। अब फोर्थ पोस्टुलेट, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं होती, जो एटम्स होते हैं उनके रीअरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो अब एटॉमिक मास पे आते हैं। तो एटॉमिक मास कुछ नहीं होता है, मैं आपको बता दूं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं किस पे, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास भी यही है, अगर आपने एक मॉलिक्यूल लिया तो उसमें कई एटम्स होंगे, तो उन सब के नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और उनको ऐड कर दीजिएगा। वैसे आप इंडिविजुअली कैलकुलेट कर, जैसे CH4 है तो CH4 में हम अलग अलग थोड़ी ना ऐड करेंगे। जैसे इसमें C दिया हुआ है तो C में क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसमें 6 आपके प्रोटॉन होते हैं, 6 आपके न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये 12 हो गया। प्लस आपके जो 4 हाइड्रोजन है तो उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, तो आपके 4 वो हो गए, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपके 16 हो गए, ठीक है। और इन पॉइंट्स पे आप मत जाइएगा, आप सीधा 12 ले लीजिएगा, क्योंकि इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा, अगर कोई प्रिसाइज कैलकुलेटर रखा हो तो वो ये यूज़ कर सकता है। अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं। तो यार अब वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसलिए मैं इसका जो सेकंड पार्ट है वो कल या परसों तक अपलोड कर दूंगा, तो वो आप चेकआउट कर लेना। और मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन, सो दैट वी ब्रिंग some more videos like that, ठीक है। तो